फ्रेंड्स, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाभ अधिकतमीकरण, लाभ को अधिक से अधिक करना। यहाँ पे हम चार्ट में फर्म के लाभ को पाई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसे याद रख लीजिए। और इस पाई को यानी कि हमारे लाभ को कैसे निकाला जाता है, जो आपकी कुल संप्राप्ति हुई है, यानी अभी तक आपने लागत को नहीं हटाया है, उसमें से हम कुल लागत को घटा देंगे। तो कुल संप्राप्ति में से जैसे ही हम कुल लागत को घटाते हैं तो एक फर्म का लाभ हमें ज्ञात हो जाता है। लाभ अधिकतम होने के लिए Q0 की 3 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फर्म को अपने लाभ को अधिक रखने के लिए कौन सी 3 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला है कीमत P सीमांत लागत के बराबर हो। इसका मतलब आपकी जो MC है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट है, वो आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी जो बाजार कीमत है उसके बराबर होनी चाहिए, यानी MC=P यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड है आपका Q0 पर सीमांत लागत आसमान नहीं हो, और जहाँ पे आपने Q0 लिया है, हम पढ़ चुके हैं सीमांत लागत क्या होती है, यानी गिरते हुए क्रम में हमारा वक्र नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये मैंने बोला था कीमत रेखा है, कीमत रेखा में हमारा ये जो रेखा जा रही है कुछ इस तरीके से जाएगी, यानी इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा सीमांत आसमान नियम लागू हो रहा है, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो सीमांत लागत आसमान नहीं हो, यानी कि नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक हो और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो। यहाँ पे दोनों में फर्क है। देखिए, जब भी हम अल्पकाल की बात करते हैं तो फर्म को जब कम समय में लाभ प्राप्त करना होता है तो उसका ये कंडीशन होना चाहिए कि उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा होनी चाहिए उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। लेकिन अगर हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, उसकी कीमत होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट से। मतलब अल्पकाल में आपकी परिवर्तनशील लागत आएगी और आपकी दीर्घकाल में आपकी औसत लागत आएगी। ये थोड़ा ध्यान में रखने और याद करने वाली चीजें हैं। अब हम स्थिति 1 लेके चलते हैं। हमने ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे, इन तीनों पॉइंट्स को हम आगे डिटेल रखेंगे, जिसमें पहले पॉइंट है हमारा स्थिति 1 में। ये कह रहा है जब तक सीमांत संप्राप्ति लागत से अधिक है तो लाभ बढ़ते हैं। हम जानते हैं अगर हमारी संप्राप्ति लागत से अधिक रहेगी तो तब तक लाभ होगा। इसी तरह के आधार पर जब तक सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत से कम है, लाभ भी कम होंगे। इसका अर्थ यह है कि लाभों को अधिकतम होने के लिए सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। यानी सीधी सी बात है, अगर आपको लाभ चाहिए तो जो आपका MR है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो आपकी यहाँ पे आ गई कि आपका MR आपके मार्जिनल कॉस्ट से बराबर होना चाहिए। और अगर कॉस्ट फिर भी देखिए, यानी आपका ने जो प्राप्त किया है फर्म ने, वो आपके जो लगी है लागत उसके बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा है आपका जो MR है वो P के बराबर होना चाहिए, वही मार्जिनल कॉस्ट आपका MC P के बराबर होना चाहिए। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति हम याद रख के चलते हैं एक रेखा चित्र के माध्यम से। रेखा चित्र 4.3 में देखिए आपको OX पे निर्गत गिवन है और OY पे आपको सीमांत कीमत यहाँ पे कीमत गिवन है और दूसरा आपको सीमांत लागत भी इसी अक्ष पे गिवन है। OP आपकी फर्म की कीमत है। जब आपने ये कीमत रेखा के निकाली तो ये किसके पैरेलल आ रही है, ये निर्गत के पैरेलल आ रही है। यानी जब आप OQ1 उत्पादन करेंगे या निर्गत करेंगे P कीमत पे तो आपको यहाँ पे A पॉइंट के ऊपर अपना क्या होगा, लागत, और इस कीमत के ऊपर आपको सीमांत लागत भी दी है। तो ये A आपका एक उत्पादन बिंदु है जहाँ पे आप उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बिंदु के बाद यहाँ पे आसमान सीमांत नियम लागू हो रहा है, ये नीचे की ओर जा रही है। तो जो हमारा A बिंदु है इस पे हम बिल्कुल भी उत्पादन करना नहीं चाहेंगे, यानी OQ1 निर्गत हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी सेकंड शर्त थी यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। दूसरा, यदि हम OQ2 निर्गत करते हैं तो अभी भी लागत में आसमान सीमांत नियम लागू हो रहा है। ये जब B पॉइंट पे आकर हमारा सीमांत लागत जब B पॉइंट को काट रहा है यानी ऊपर की ओर जा रहा है, अब इसमें सीमांत लागत नियम लागू नहीं हो रहा है, तो ये आपके पास OQ4 स्तर का उत्पादन होगा। यानी अब आप निर्गत करेंगे OQ4, जहाँ पे आपका जो B पॉइंट है वहाँ पे दूसरी स्थिति आपकी लागू हो रही है, दूसरी शर्त आपकी लागू हो रही है। दूसरा, आपकी यहाँ पे मार्जिनल पहली कंडीशन भी लागू हो रही है, यहाँ पे आपकी सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर आ रही है, P के। यानी ये दो शर्तें आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में फर्म को क्या होगा, लाभ अधिकतम होगा। Q1 तथा Q4 निर्गत स्तरों पर बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर है।
यानी कि फर्म कौन सा निर्गत करेगी, OQ4, क्योंकि बी पॉइंट पे आपकी दो कंडीशंस पूरी हो रही है। पहला तो आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू पी, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पहली कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, पी के बराबर होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पी के बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या थी कि हासमान सीमांत नियम लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन को भी ये बी पॉइंट पे कवर कर रहा है। इसका मतलब उत्पादन हमारा फर्म OQ4 करेगी। अब देखिए स्थिति 3। स्थिति 3 में क्या दर्शाया गया है, इसमें रेखाचित्र 4.4 में लाभ अधिकतम करण के साथ कीमत और औसत परिवर्तित लागत के बीच में संबंध कर रहे हैं। हमने कहा था जो हमारा पी है वो बराबर होना चाहिए किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। लेकिन इसमें एक कंडीशन यहाँ पे रहती है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगेगी जिसके पी बराबर होना चाहिए वो किसमें होगा, अल्पकाल में। ये तीसरी कंडीशन थी हमारी। इसके अनुसार हम रेखा चित्र देखते हैं। रेखा चित्र 4.4 में वही ओ एक्स पे हमने निर्गत लिया है और ओ वाई पे हमने कीमत ली। कीमत के साथ साथ हमने यहाँ पे लागत भी ली है। ओपी हमारा यहाँ पे कीमत को दर्शा रहा है जिसमें फर्म OQ1 उत्पादन कर रही है। यानी हमारे पास OQ1 AP एक ऐसा क्षेत्रफल तैयार हो जाता है, किंतु हो क्या रहा है, इस ए पॉइंट के ऊपर अल्पकालीन सीमांत लागत बराबर हो रही है पी के, तो हम उत्पादन यहाँ करेंगे। लेकिन अल्पकाल में जैसे कीमत पे बदलती है यानी ओ ई से आती है तो हमारा वही निर्गत पे OQ1 निर्गत पे अब हम ओ ई कीमत पे वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमारा ये नया क्षेत्रफल आता है OQ1BE। यहाँ पर फर्म उत्पादन करेगी। ये कुल संप्राप्ति को दर्शा रहा है और जो आपका ये बिंदु है ये बिंदु आपकी औसत परिवर्तित लागत को दर्शा रहा है। हम कहने का मतलब है P बराबर औसत परिवर्तित लागत अल्पकाल में इस पॉइंट को पूरा कर रही है, यानी तीसरी शर्त को पूरा कर रही है। इसका मतलब है जो ये बिंदु है, इस बिंदु के जो ये वाला क्षेत्रफल है यानी हम OQ1AP इस पूरे क्षेत्रफल को, इस पूरे क्षेत्रफल से जब प्रारंभिक कीमत है तब जो क्षेत्रफल बना और जो नई कीमत है उससे जो क्षेत्रफल बना जिसे OQ1BE, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा यानी कि EPAB। ये फर्म का जब अल्पकाल में कीमत परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे दिया गया आपका लाभ है। दो भाग है, एक भाग अल्पकालीन स्थिति में तथा दूसरा भाग दीर्घकालीन स्थिति पे लागू हो रहा है। ये देखिए ये जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है रेखा चित्र 4.5 उसमें हमने कीमत औसत लागत का कीमत अधिकतमीकरण करेंगे दीर्घकालीन। हमने पढ़ा था कि दीर्घकाल में कंडीशन थी कि पी आपका बराबर होना चाहिए आपकी एवरेज कॉस्ट से, यानी कि आपकी AC से। ये अल्पकाल की कंडीशन थी। इसके अनुसार रेखा चित्र देख लेते हैं। OX एक्सिस पे हमने निर्गत को लिया और OY एक्सिस पे हमने वही कीमत और लागत इन दोनों को लिया है। हमारा पूर्व में कीमत थी OP जिससे उत्पादन हो रहा था OQ1, तो हमारे को क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था OQ1AP। जब हमारी दीर्घकाल में कीमत बढ़कर E आ गई तो हमारा वही उत्पादन वही है लेकिन कीमत बढ़ी तो हमारा नया क्षेत्रफल हो जाता है EOQ1B। अब इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को घटाने पर हमारे पास जो लाभ आता है दीर्घकाल में वो क्षेत्रफल के जितना आता है और ये क्षेत्रफल है हमारा PABE। इसका मतलब यह है कि जो हमारा B बिंदु है यहाँ पे दीर्घकालीन औसत लागत बराबर हो रही है हमारी E की, और यही कंडीशन हमारी यहाँ पे लागू हो रही है। 4.6 में हम लाभ अधिकतमीकरण की समस्या को समझेंगे। आरेख से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए OE हमारी पूर्व कीमत है जिसपे हमने OQ0 उत्पादन किया हुआ है। B बिंदु ऐसा है जहाँ पे हमको ये पूरा क्षेत्रफल संप्राप्ति का है जहाँ पे हमको अब संप्राप्ति प्राप्त होगी। इस बिंदु से देखिए आपकी जो अल्पकालीन औसत लागत है वो आपकी यहाँ पे आ रही है और औसत परिवर्तित लागत आपकी नीचे ही रहेगी और अल्पकालीन सीमांत लागत इन दोनों को काटते हुए ऊपर की ओर जा रही है। तो हमारा एक जो नया बिंदु बनता है वो है हमारा A बिंदु। दी हुई बाजार कीमत P पर एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म का निर्गत हिस्सा Q0 है। वहीं Q0 पर फर्म का लाभ आयत EPAB का क्षेत्रफल है। यानी अब हमको यहाँ पे इस वाले रेखा चित्र जितना लाभ प्राप्त होगा। अल्पकालीन सीमांत लागत की प्रवणता ऊपर की ओर जा रही है।
हम देख चुके हैं कि ये हमारी प्रवणता सीमांत लागत की, ये चित्र ऊपर, ये जो रेखा है ऊपर की ओर आ रही है, ये वाली रेखा, तथा P औसत परिवर्तित लागत से अधिक है। और हम देख रहे हैं जो P है यानी कि हमारी जो कीमत है वो औसत परिवर्तित लागत से ऊपर है, यानी इस वाली रेखा से ऊपर है। औसत परिवर्तित लागत से ऊपर यानी अल्पकाल की कंडीशन यहाँ जा चुकी है। तो फर्म का लाभ अधिकतमकरण निर्गत स्तर Q0 होगा। Q0 पर क्या होता है, देखिए Q0 पर फर्म की कुल संप्राप्ति आयत OPAQ0 OPAQ0 का क्षेत्रफल, जबकि Q0 पर कुल लागत आयत OEBQ0 का क्षेत्रफल है। अतः Q0 पर फर्म आयतीय PA के क्षेत्रफल के बराबर लाभ अर्जित करती है। यानी कि कहने का मतलब है ये आपकी लागत को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा पॉइंट, O, Q0 और B और E, ये आपकी लागत है। O, Q0, A और P आपकी कुल संप्राप्ति है। आपको लाभ ज्ञात करना है, आपको पाई ज्ञात करना है, तो आपने इस वाले बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दिया, तो आपके पास बचा E, B, A, E। ये फर्म की लाभ है यानी कि फर्म की पाई है। एक फर्म का पूर्ति वक्र, पूर्ति सारणी जो हम एक फर्म जो पूर्ति करती है वो इकाइयों और कीमत को लेकर जो हम सारणी बनाते हैं उसे हम पूर्ति सारणी कहते हैं। और इस पूर्ति सारणी के आधार पर ही जो वक्र बनाया जाता है उसे हम पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। पूर्ति वक्र हमेशा दो भागों में बटा होता है, एक आपका अल्पकालीन पूर्ति वक्र, एक आपका दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। वही लागत में भी दो भागों में होता है, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। हमने अल्पकालीन पूर्ति वक्र को भी यहाँ पे दो भागों में बांटा है, एक तो उसमें जहाँ हमारी कीमत लागतों से ऊपर है, एक वहाँ पे जहाँ पे हमारी कीमत लागतों से बहुत ज्यादा नीचे है। पहली स्थिति हम ये पढ़ेंगे जहाँ हमारी कीमत लागतों से ऊपर है या फिर हम कह देंगे कि बराबर है। यहाँ पे देखिए हमारी जो ये रेखा जारी है वो अल्पकालीन सीमांत लागत की रेखा है और ये वाली रेखा औसत परिवर्तित लागत की रेखा है। ये जो हमारी ब्लैक लाइन है ये हमारी कीमत रेखा है जो कि बाजार में फिक्स है। इस कीमत रेखा के इस पॉइंट के ऊपर हमारी सीमांत लागत मिल रही है और इस पॉइंट से नीचे यानी हासमान नियम लागू हो रहा है हमारी औसत परिवर्तित लागत के ऊपर, यानी इस वाले जो एरिया है इसमें हमारी औसत परिवर्तित लागत नीचे की होती है, अतः फर्म उत्पादन कर सकती है। यहाँ पे जब फर्म P1 कीमत पे इस पॉइंट पे उत्पादन करेगी तो ये हमारे लिए सही उत्पादन स्तर रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी लागतें निकल जाएगी। लेकिन यदि P2 यानी कि लागतों से कम कीमत है तो हमारी लागत अधिक होने की वजह से फर्म इस जगह किसी भी निर्गत का उत्पादन नहीं करेगी। आइए हम स्थिति पहली को पढ़ते हैं। कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से अधिक है या उसके बराबर है। हम पढ़ चुके हैं अगर हमारी जो कीमत है वो न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से अधिक रहेगी तो भी फर्म निर्गत करेगी और यदि बराबर रहेगी तो भी फर्म निर्गत करेगी यानी और अधिक उत्पादन करेगी। स्थिति 2 के अंदर हम देखते हैं थे कि हमारी जो कीमत थी P2 कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से कम थी, यानी हमारी P2 बिंदु पे सारी कीमतें ऊपर की और लागत वक्र बन रहे थे। ये देखिए कोई भी P को यानी कि इस वाली रेखा को कोई भी रेखा टच नहीं कर रही है, अतः फर्म इस स्थिति में किसी भी निर्गत का उत्पादन नहीं करेगी। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है स्थिति 1 और 2 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत के से ऊपर या फिर अल्पकालीन कीमत वक्र का बढ़ता हुआ भाग होता है। हम कह सकते हैं कि जो आपकी कीमत है, हमारी एक फर्म की जो कीमत है वो हमारी औसत परिवर्तित लागत की या तो बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो कीमत है वो औसत परिवर्तित लागत से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होती है तो फर्म इस जगह कोई भी उत्पादन नहीं करेगी, यानी कि हमारा फर्म का जो निर्गत है वो शून्य रहेगा। दूसरी स्थिति हम देखते हैं दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की। इसे भी हमने दो भागों में बांटा गया है, पहला जब हमारी कीमत P1 है और दूसरा जब हमारी कीमत P2 है। यहाँ पे ग्राफ में से हम देखते हैं कि जो हमारी दीर्घकालीन सीमांत लागत है वो इस बिंदु को टच कर रही है, वहीं दीर्घकालीन औसत लागत यानी कि जो हमारी दीर्घकालीन औसत लागत है
वो यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक हमारी लागत नीचे की ओर आ रही है, यानी कीमत हमारी ऊपर है, लागत का वक्र हमारा नीचे की ओर बन रहा है, यानी जो हमारा फर्म निर्गत करेगी वो P1 कीमत पे करेगी। यही हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि जो हमारी दूसरी स्थिति P2 है उसमें सारी लागतें ऊपर की ओर जा रही है और ये कीमत है, यानी कीमत हमारी लागत से कम है। अगर कीमत लागत से कम रहेगी तो हम कोई भी उत्पादन बेचेंगे तो हमारी पूरी लागत निकल भी नहीं पाएगी, तो लाभ तो बहुत दूर की बात है। इसलिए फर्म यहाँ पे भी P2 पे भी किसी भी निर्गत का उत्पादन नहीं करेगी। उत्पादन बंदी बिंदु, उत्पादन बंदी बिंदु रेखाचित्र 4.10 को देख लीजिए। ओ एक्स एक्सिस पे हमने वही सेम निर्गत लिया है और ओ वाई एक्सिस पे हमने अपनी कीमत यानी कि P और हमारी लागत यानी कि कॉस्ट को लिया है। यहाँ पे हमारी जो ये रेखा है ये हम यहाँ पे अपना बाजार में प्रचलित कीमत यानी किसी भी P को ले लेते हैं। ये हमारी कीमत है जिसपे फर्म उत्पादन कर रही है, निर्गत कर रही है। इस वाले बिंदु पर दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत दोनों एक दूसरे को मिल रही है, यानी यहाँ से जो हमारा एक लंब डालेंगे तो इस जगह जो उत्पादन आएगा फर्म इतना निर्गत करेगी। अब देखिए अल्पकाल में फर्म तब तक उत्पादन जारी रखती है जब तक कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत की तुलना में अधिक है या फिर उसके बराबर है। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारी जो फर्म है जब तक लागत के बराबर होगी या लागत से कीमत लागत से यहाँ पे आप लागत की तुलना में अधिक होगी तो ही हमारी क्या है उत्पादन रहेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि जहां अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तित लागत वक्र को काट रहा है, इसके नीचे कोई उत्पादन नहीं होगा, ये बिंदु फर्म का अल्पकालीन उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है। यानी बंदी यानी बंद हो जाएगा उत्पादन यहाँ पे इस बिंदु के बाद। तथापि दीर्घकालीन स्थिति में उत्पादन बंदी बिंदु न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। दीर्घकालीन स्थिति में हम क्या कहते हैं कि जो उत्पादन बंदी बिंदु है वो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत वक्री है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा बिंदु है यहाँ तक हमारी फर्म किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करेगी, इसके नीचे कोई उत्पादन नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद हमारी इस कीमत में इसके बाद जहाँ पे ये बिंदु है उसके बाद हमारी फर्म उत्पादन करना शुरू कर देगी, लेकिन इस बिंदु के नीचे कोई उत्पादन नहीं करेगी। अतः इस बिंदु को जहाँ पे दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हमारा उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है। सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु। सामान्य लाभ हम कहते हैं जब फर्म किसी भी उत्पाद करके किसी भी निर्गत को अपनी लागत के ऊपर ही बेच देती है तो उसे हम क्या कहते हैं सामान्य लाभ। लेकिन यदि हमारी लागत बहुत कम है और हमारा लाभ बहुत अधिक हो रहा है तो हम जो लागत और सामान्य लाभ को अंतर होता है उसे हम अधिलाभ कहते हैं। लाभ के न्यूनतम स्तर को जो एक फर्म को उसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है सामान्य लाभ कहकर परिभाषित करते हैं। यानी फर्म को अपना जीवन काल बनाए रखने के लिए सामान्य लाभ तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है उसे हम अधि सामान्य लाभ कहते हैं। जो सामान्य लाभ तो हमें चाहिए ताकि हम फर्म को जीवित रह सके, लेकिन उसके ऊपर भी जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है उसे हम अधि सामान्य लाभ कहते हैं। दीर्घकालीन स्थिति में यदि फर्म सामान्य लाभ से कुछ भी कम अर्जित करती है तो वह उत्पादन नहीं कर सकती है। देखिए हम मान के चलते हैं अल्पकालीन स्थिति में तो फर्म का अपना लाभ निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस समय उसकी लागत से ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस सेटअप होता है, लोगों को हमारे निर्गत जो हम निर्गत कर रहे हैं उसको उपभोग करने की आदत पड़ जाती है तो हमारी लागतें कम हो जाती है और हमारा लाभ बढ़ने लगता है। लेकिन कोई फर्म अगर दीर्घकाल में भी सामान्य लाभ नहीं कमा रही है तो उसे अब अपना व्यवसाय बंद कर देना चाहिए। फर्म का लाभ अलाभ बिंदु क्या कहलाता है? ना तो जहाँ लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, मतलब इतना ही हम कमा रहे हैं कि हमारी लागतें ही पूरी हो पा रही है। अतः न्यूनतम औसत लागत का वह बिंदु न्यूनतम औसत लागत का वह बिंदु जिस पर पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत वक्र को काटता है फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं। देखिए मान के चलिए ये मैंने एक रेखा चित्र बनाया है। यहाँ पे क्या होता है दीर्घकालीन औसत वक्र, मैंने एक दीर्घकालीन औसत वक्र बनाया है। औसत वक्र हमेशा दीर्घकालीन में आएगा जिसे मैं बोलूंगी एवरेज कॉस्ट। इस कॉस्ट की गणना हम हमेशा दीर्घकाल में करते हैं और काट और वही न्यूनतम औसत लागत का न्यूनतम औसत लागत जहाँ
हमारा न्यूनतम औसत लागत इस तरीके से एक दूसरे को काटा, तो जो ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा लाभ का बिंदु कहलाता है।